फिल्म की शुरुआत एडगर मनसन नाम के एक आदमी से होती है जिसका पुलिस वाले पीछा कर रहे होते हैं। एडगर भागते भागते अपनी कार को पुलिस की गाड़ियों से भिड़ा देता है और फिर एक छत पर पहुंच जाता है। वहां उसके हाथ में एक रिमोट ट्रिगर होता है। पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बंदूक तानकर सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन एडगर उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह बार बार कहता है कि उसे डिटेक्टिव हॉलरन से बात करनी है। कुछ ही देर में डिटेक्टिव हॉलरन वहां पहुंचता है और एडगर से पूछता है कि आखिर वह ये सब क्यों कर रहा है। एडगर बताता है कि उसे एक गेम शुरू करना जरूरी है क्योंकि यही उसकी जान बचाने का एकमात्र तरीका है। पुलिस को समझ नहीं आता कि वह किस गेम की बात कर रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि एक टाइमर तेजी से नीचे जा रहा है। अब एडगर के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा होता। पुलिस के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है। उसी वक्त पुलिस वाले उस पर गोली चला देते हैं। गोली लगने से उसके हाथ का एक हिस्सा रिमोट के साथ ही उड़ जाता है, लेकिन एक गोली उसके सीने में भी लगती है और एडगर वहीं गिर जाता है। इसके बाद कहानी एक दूसरी जगह पहुंचती है। एक कमरे में 5 लोग एना, रयान, मिच, कार्ली और एक बेहोश आदमी दीवार से जंजीरों के सहारे बंधे होते हैं। उनके सिर के ऊपर बाल्टियां रखी होती हैं, जिसकी वजह से किसी को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। कुछ देर बाद वहां एक रिकॉर्डेड मैसेज चलने लगता है। आवाज जॉन क्रेमर की होती है, जिसे लोग जिगसॉ के नाम से जानते हैं। जिगसॉ उन्हें बताता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें अपने ही शरीर से खून निकालना होगा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनके गले में लगी जंजीरें उन्हें धीरे धीरे एक ऐसी दीवार की तरफ खींचने लगती हैं जहां घूमती हुई आरी लगी होती है। अब सबकी हालत खराब हो जाती है। एना समझ जाती है कि अगर उसने खुद को चोट पहुंचाकर खून नहीं बहाया तो वह जिंदा नहीं बचेगी। मजबूरी में वह अपने ही हाथ को आरी के रास्ते में डाल देती है। उसका खून निकलते ही उसकी जंजीर खुल जाती है। एना बाकी लोगों को भी समझाती है कि उन्हें भी यही करना होगा। रयान और मिच उसकी बात मान लेते हैं और किसी तरह खुद को आजाद कर लेते हैं, लेकिन कार्ली पूरी तरह घबरा जाती है। वह कुछ समझ नहीं पाती और इसी वजह से उसके साथ भी खतरनाक हादसा हो जाता है। वहीं 5वां आदमी अभी भी बेहोश होता है। उसे तो ये तक पता नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा है। आखिरकार वह भी इस गेम का शिकार बन जाता है। अगले सीन में एक महिला पार्क में दौड़ लगा रही होती है। तभी उसकी नजर पुल के पास जमा भीड़ पर पड़ती है। वह वहां रुकती है और ऊपर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पुल से एक लाश लटकी हुई होती है और उसके चेहरे पर एक बाल्टी लगी होती है। बाद में उस लाश को जांच के लिए मुर्दा घर ले जाया जाता है। वहां फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट लोगन नेल्सन और एलेनोर बोनविल उसका निरीक्षण करते हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव स्लेटर, डिटेक्टिव हॉलरन और उसका साथी हंट भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सावधानी से मृत व्यक्ति के सिर से बाल्टी वाला हेलमेट निकालते हैं, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है सबके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह कटा हुआ होता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे किसी आरी जैसी चीज से काटा गया है। तभी उन्हें मृत व्यक्ति की गर्दन में एक छोटी सी चिप भी मिलती है। वे उस चिप को कंप्यूटर में लगाते हैं। अचानक उसमें से जिगसॉ की रिकॉर्ड की हुई आवाज आने लगती है। वह बताता है कि गेम में अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। उधर बचे हुए 4 लोगों को एक पुराने खलिहान में ले जाया जाता है। उनके गले में अभी भी जंजीरें बंधी होती हैं और वे समझ नहीं पा रहे होते कि अगला टेस्ट उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। तभी कमरे में एक खिलौना ट्राईसाइकिल पर बैठा जिगसॉ का मशहूर गुड़िया वाला पुतला दिखाई देता है। उसके हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, कॉन्फेस, यानी सच कबूल करो। जिगसॉ का मैसेज सुनकर 4 लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अपने छोटे मोटे गुनाह कबूल करने से उनका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए एक एक करके सभी अपनी गलतियां बताने लगते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई फायदा नहीं होता। अचानक उनके गले में बंधी जंजीरें फिर से खींचने लगती हैं और 4 को कमरे के बीच में लगे घूमते हुए गियर्स की तरफ खींचने लगती हैं। तभी मिच की नजर जिगसॉ की गुड़िया के पास रखे एक टेप पर पड़ती है। वह जल्दी से टेप उठा लेता है। टेप उठाते ही जंजीरों का खींचना थोड़ा धीमा पड़ जाता है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि उनकी जंजीरें ऊपर छत से जुड़ी हुई हैं। कुछ ही देर में ऊपर से 3 सिरिंज नीचे आती हैं। तीनों में एक जैसा दिखने वाला लिक्विड भरा होता है। मिच टेप चलाता है और उसमें फिर जिगसॉ की आवाज सुनाई देती है। इस बार जिगसॉ कार्ली के पुराने गुनाह के बारे में बताता है। कार्ली पहले लोगों के पर्स चुराया करती थी। एक बार उसने एक अस्थमा की मरीज महिला का पर्स चुराया था और इस चोरी की वजह से उस महिला की मौत हो गई थी। अब कार्ली के सामने 3 सिरिंज रखी होती हैं। जिगसॉ बताता है कि इन तीनों में से सिर्फ एक सिरिंज में उसके शरीर में मौजूद जहर का एंटीडोट है, दूसरी में सिर्फ सलाइन है, जबकि तीसरी में तेजाब भरा हुआ है। कार्ली को खुद सही सिरिंज चुननी होगी। तभी उसकी नजर एक सिरिंज पर पड़ती है जिस पर 3.53 लिखा होता है। ये वही रकम थी जो उसने उस मृत महिला से चुराई थी। लेकिन इससे पहले कि कार्ली कुछ कर पाती, 4 की जंजीरें ऊपर की तरफ खींचने लगती हैं। धीरे धीरे उनकी गर्दन पर दबाव बढ़ने लगता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रयान कार्ली से कहता है कि जल्दी से कोई एक सिरिंज चुनो, वरना सबकी जान चली जाएगी। लेकिन कार्ली डर के मारे फैसला नहीं कर पाती।
आखिरकार रयान मजबूरी में तीनों सिरिंज उठाकर कार्ली की गर्दन में एक के बाद एक घोंप देता है। इससे बाकी लोगों की जंजीरें खुल जाती हैं, लेकिन कार्ली के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। वह तेज दर्द से तड़पने लगती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव हॉलरन को एक इमारत के बाहर कार्ली की लाश मिलती है। उसके चेहरे पर तेजाब की वजह से बुरी तरह नुकसान हुआ होता है। लोगन और एलेनोर जब लाश की जांच करते हैं तो उन्हें फिर से वही जिगसॉ पैटर्न वाला मांस का टुकड़ा गायब मिलता है। अब पुलिस को शक होने लगता है कि शायद जॉन क्रेमर यानी असली जिगसॉ अभी भी जिंदा है। लेकिन जिन लोगों ने सॉ की पिछली फिल्में देखी हैं, उन्हें पता है कि जॉन क्रेमर की मौत तीसरी फिल्म में ही हो चुकी थी। फिर पुलिस कमिश्नर जॉन क्रेमर की कब्र खुदवाने का आदेश देता है ताकि ये साबित हो सके कि वह सच में मर चुका है। हंट इस काम की जिम्मेदारी लेता है। जब वह ताबूत खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर जॉन क्रेमर की लाश नहीं बल्कि एडगर मनसन की लाश होती है। इसका मतलब साफ था कि अस्पताल से किसी ने एडगर की लाश चुराकर उसे जॉन की कब्र में रख दिया था। उधर उसी डेथ ट्रैप वाले फार्म हाउस में अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं, रयान, मिच और एना। धीरे धीरे तीनों को एहसास होने लगता है कि उन्हें यहाँ उनके पुराने गुनाहों की वजह से लाया गया है। रयान आखिरकार कबूल करता है कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इसके बाद मिच बताता है कि उसने एक लड़के को खराब बाइक बेच दी थी। बाद में उसी बाइक की वजह से हुए हादसे में उस लड़के की मौत हो गई। लेकिन एना खुद को बेगुनाह बताती है। वह कहती है कि उसके बच्चे की मौत एक हादसा थी। उसका पति अनजाने में सोते हुए बच्चे के ऊपर लुढ़क गया था, जिसकी वजह से बच्चे का दम घुट गया था। इसके बाद तीनों अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वहां रयान की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर नो एग्जिट लिखा होता है। रयान फिर भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, फर्श के नीचे छिपे बेहद तेज धार वाले तार उसके पैर में फंस जाते हैं। रयान दर्द से चीखने लगता है। एना तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। तभी उसे फर्श के नीचे एक और टेप दिखाई देता है। वे टेप निकालकर चलाते हैं। जिगसॉ की आवाज फिर सुनाई देती है। इस बार उन्हें पता चलता है कि ये कोई सामान्य टेस्ट नहीं था। ये उन लोगों के लिए सजा थी जो जिंदगी में हर चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं और आसान रास्ते के चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मिच और एना समझ जाते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें इस फार्म हाउस से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। दोनों इधर उधर छिपे रास्ते और बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू कर देते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते रयान, मिच और एना खुद को एक बड़े से अनाज रखने वाले साइलो में फंसा हुआ पाते हैं। अचानक सामने लगी टीवी स्क्रीन चालू होती है और उस पर जिगसॉ दिखाई देता है। वह बताता है कि अगर मिच और एना को जिंदा बचाना है तो रयान को फर्श के नीचे छिपा हुआ एक लीवर खींचना होगा। जैसे ही जिगसॉ की बात खत्म होती है, ऊपर लगे वेंट से अनाज तेजी से नीचे गिरने लगता है। रयान लीवर के पास खड़ा होता है, लेकिन उसके मन में डर और उलझन चल रही होती है। वह लीवर खींचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कुछ देर बाद अनाज गिरना रुक जाता है। रयान को लगता है कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन तभी ऊपर से एक के बाद एक खतरनाक चीजें नीचे गिरने लगती हैं। रेक, चाकू, सुइयां और घूमती हुई आरी। अब रयान समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो मिच और एना की जान जा सकती है। आखिरकार वह हिम्मत करके लीवर खींच देता है। इससे एना और मिच बच जाते हैं, लेकिन लीवर खींचने की कीमत रयान को अपने पैर से चुकानी पड़ती है। फर्श में लगे तार उसके पैर को बुरी तरह काट देते हैं। दूसरी तरफ लोगन एक बार में एलेनोर से मिलने पहुंचता है। बातचीत के दौरान एलेनोर बताती है कि वह जिगसॉ के काम की बहुत बड़ी फैन है। इसके बाद वह लोगन को अपने स्टूडियो में ले जाती है। स्टूडियो में जिगसॉ के पुराने ट्रैप्स की कई सारी कॉपियां और उनके बनाए हुए मॉडल रखे होते हैं। एलेनोर जिगसॉ के काम से काफी प्रभावित होती है, लेकिन उसे डर भी है कि कहीं इन ट्रैप्स के साथ उसकी दिलचस्पी उसे हाल में हो रही हत्याओं से जोड़ न दे। लेकिन दोनों को पता नहीं होता कि हंट चुपके से उन पर नजर रख रहा है। हंट उनकी तस्वीरें खींच लेता है और सारी जानकारी डिटेक्टिव हॉलरन को दे देता है। उधर फार्म हाउस में अचानक सबका ध्यान बाहर आती एक ट्रक की तेज हेडलाइट्स पर जाता है। मिच ट्रक के पास जाता है और वहां उसे अपने नाम का एक टेप मिलता है। जैसे ही वह टेप चलाता है, उसके पैर में तार फंस जाता है और वह उल्टा लटक जाता है। धीरे धीरे उसे नीचे एक ऐसी मशीन की तरफ उतारा जाने लगता है जिसके अंदर तेज घूमने वाले ब्लेड लगे होते हैं। इसके बाद जिगसॉ की रिकॉर्डेड आवाज आती है। वह बताता है कि जिस लड़के को मिच ने खराब बाइक बेची थी वह कोई अनजान लड़का नहीं था, बल्कि जिगसॉ का अपना भतीजा था। जिगसॉ मिच पर आरोप लगाता है कि उसे बाइक के खराब ब्रेक के बारे में पता था। इसके बावजूद उसने उस लड़के से $600 लिए और बाइक बेच दी। अब मिच को खुद उस मशीन के अंदर जाना होगा और ब्रेक हैंडल खींचकर ब्लेड को रोकना होगा। मशीन धीरे धीरे मिच को घूमते हुए ब्लेड्स की तरफ नीचे ले जाने लगती है। एना ये देखकर घबरा जाती है। वह तुरंत एक लोहे की रॉड उठाती है और उस मशीन को चलाने वाली मोटरसाइकिल के इंजन में फंसा देती है। कुछ समय के लिए मशीन रुक जाती है। एना को लगता है कि उसने मिच को बचा लिया, लेकिन तभी रॉड टूट जाती है। मशीन फिर से चालू हो जाती है और मिच को सीधे घूमते हुए ब्लेड्स की तरफ खींच लिया जाता है। कुछ ही सेकंड में मशीन उसे बुरी तरह चीर देती है और मिच की दर्दनाक मौत हो जाती है।
एना डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती। उसे पकड़ लिया जाता है और वह बेहोश हो जाती है। बाद में पुलिस स्टेशन में हंट हॉलरन को एलेनोर के स्टूडियो की तस्वीरें दिखाता है। हॉलरन को शक हो जाता है, इसलिए वह पुलिस टीम के साथ स्टूडियो की तलाशी लेने पहुंचता है। वहां उन्हें एक लाश मिलती है जो देखने में मिच जैसी लगती है। ये देखकर हॉलरन तुरंत एलेनोर और लोगन दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। हंट लोगन को पकड़ने जाता है, लेकिन लोगन उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे पूरा मामला पलट जाता है। वह हंट से कहता है कि असली कातिल हॉलरन हो सकता है। लोगन उसे याद दिलाता है कि एडगर को गोली मारने वाला भी हॉलरन ही था। हंट को उसकी बात पर शक होने लगता है। वह तुरंत हॉलरन से मिलने जाता है और उससे पूरे मामले के बारे में सवाल करने का फैसला करता है। उधर लोगन अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां एलेनोर पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। एलेनोर उसे बताती है कि उसे आखिरकार उस जगह का पता चल गया है जहां जिगसॉ का पूरा गेम चल रहा है। इसके बाद लोगन और एलेनोर उस फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं जहां ये पूरा गेम चल रहा होता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि डिटेक्टिव हॉलरन चुपके से उनका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ एना और रयान की आंख खुलती है। दोनों खुद को एक बेसमेंट में पाते हैं जहां वे दीवार से जंजीरों के सहारे बंधे होते हैं। उनके सामने एक आदमी पिग मास्क पहने खड़ा होता है। कुछ देर बाद वह मास्क उतारता है और सामने आता है जॉन क्रेमर यानी जिगसॉ। जॉन दोनों को बताता है कि उन्होंने जिंदगी में बेहद गलत काम किए हैं। रयान के बारे में जॉन बताता है कि अपनी जवानी में वह बहुत लापरवाह था और उसकी वजह से उसका सबसे अच्छा दोस्त एक जानलेवा कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। वहीं एना ने तो उससे भी ज्यादा खौफनाक काम किया था। उसने अपने ही बच्चे का दम घोंट दिया था और बाद में बच्चे की लाश अपने पति के पास रखकर उसे फंसाने की कोशिश की थी। अब जॉन दोनों के लिए उनका आखिरी टेस्ट लेकर आया था। वह उनके सामने एक शॉटगन रखता है जिसमें सिर्फ एक गोली होती है। जॉन बताता है कि यही बंदूक उनके लिए आजादी की चाबी है। इतना कहकर जॉन वहां से चला जाता है। जॉन के जाते ही एना जल्दी से बंदूक की तरफ बढ़ती है। उसका इरादा रयान को मारकर खुद बच निकलने का होता है। वह बंदूक उठाकर ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गोली चलने के बजाय बंदूक उल्टा उसी पर फट जाती है और एना की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद रयान को पता चलता है कि असली खेल क्या था। जिस गोली को उन्होंने बंदूक में देखा था उसी के अंदर जंजीर खोलने वाली चाबी छिपी हुई थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। बंदूक फटने की वजह से चाबी भी खराब हो चुकी होती है। रयान जंजीरों से बंधा रह जाता है और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। उधर लोगन और एलेनोर आखिरकार फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही हॉलरन उन पर हमला कर देता है। हॉलरन एलेनोर के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह एलेनोर के करीब पहुंचने वाला होता है, अचानक एक अनजान आदमी वहां आ जाता है और हॉलरन को कोई ड्रग इंजेक्ट कर देता है। हॉलरन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब हॉलरन और लोगन को होश आता है तो दोनों खुद को एक खतरनाक मशीन में फंसा पाते हैं। उनके गले में ऐसे कॉलर लगे होते हैं जिनमें लेजर कटर लगे हुए हैं। तभी लाउड स्पीकर से आवाज आती है। उन्हें बताया जाता है कि अगर वे अपने गुनाह कबूल कर लें तो उनके कॉलर में लगे लेजर अपने आप बंद हो जाएंगे। डर के मारे सबसे पहले लोगन टूट जाता है। वह कबूल करता है कि उसने कई साल पहले जॉन क्रेमर की एक्स रे रिपोर्ट में गलती से गलत जानकारी दर्ज कर दी थी। इसी वजह से जॉन के कैंसर का सही समय पर पता नहीं चल पाया और बीमारी बढ़ती चली गई। लेकिन लोगन के कबूल करने के बावजूद ऐसा लगता है कि वह मारा जाता है। अब हॉलरन की बारी आती है। अपनी जान बचाने के लिए हॉलरन भी अपना गुनाह कबूल करता है। वह बताता है कि उसने अपने फायदे के लिए कई निर्दोष लोगों को मरने दिया और असली अपराधियों को जानबूझकर बच निकलने दिया। उसके कबूलनामे के बाद उसके कॉलर के लेजर बंद हो जाते हैं। हॉलरन को लगता है कि वह बच गया, लेकिन तभी अचानक लोगन दोबारा खड़ा हो जाता है। हॉलरन हैरान रह जाता है। लोगन बताता है कि उसने अपनी मौत का पूरा नाटक किया था। उसके कॉलर में लगा लेजर असली नहीं था बल्कि नकली था। अब लोगन अपना कॉलर हटाता है और कमरे में रखी एक चादर के पास जाता है। वह चादर हटाता है तो उसके नीचे कई साल पुरानी सड़ी गली लाशें दिखाई देती हैं। लोगन हॉलरन को बताता है कि ये एना और रयान की लाशें हैं। इसके बाद फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। लोगन बताता है कि वह वही 5वां आदमी था जो शुरुआत में एना, रयान, कार्ली और मिच के साथ उस पहले ट्रैप में बेहोश पड़ा था। लेकिन ये गेम असल में आज नहीं बल्कि 10 साल पहले हुआ था। यानी फिल्म का एक बड़ा हिस्सा असल में पुराने समय की कहानी थी। लोगन आगे बताता है कि उस वक्त जॉन क्रेमर ने उसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि जॉन को लगा कि लोगन ने जो गलती की थी वह जानबूझकर नहीं की थी, इसलिए जॉन ने उसे एक और मौका दिया। यही नहीं, जॉन ने लोगन को अपना शिष्य बना लिया। जॉन की मौत के बाद लोगन ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब वह भी जॉन की तरह उन लोगों को सजा देने लगा जिन्हें वह उनके गुनाहों के लिए जिम्मेदार मानता था। यानी इतने समय से चल रहे इन खौफनाक खेलों के पीछे सिर्फ जॉन क्रेमर का नाम नहीं था, उसकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई और भी था।
लोगन अब हॉलरन को बताता है कि उसने उसे पकड़कर यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि हॉलरन एक बेहद भ्रष्ट पुलिस वाला था। लोगन ये भी खुलासा करता है कि उसने पुराने फार्म हाउस वाले गेम को दोबारा बनाया था। जिन अपराधियों को हॉलरन ने अपने फायदे के लिए कानून के शिकंजे से बचाया था, लोगन ने उन्हीं लोगों को इन नए गेम्स का शिकार बनाया था। इसके बाद एक और बड़ा राज सामने आता है। एडगर को सीने में गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लोगन खुद था। अब हॉलरन ने अपने सारे गुनाह कैमरे पर कबूल कर लिए थे। लोगन के पास उसके खिलाफ पूरा सबूत मौजूद था। लोगन आखिरकार हॉलरन के गले में लगे कॉलर को दोबारा एक्टिव कर देता है। कुछ ही पल में कॉलर का खतरनाक मैकेनिज्म चालू हो जाता है और हॉलरन का सिर धड़ से अलग हो जाता है। इस तरह लोगन हॉलरन को उसके गुनाहों की सजा देकर इस पूरे खौफनाक गेम का अंत कर देता है और यहीं फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।